हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 41। इन एन एडियाबेटिक चेंज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज रिलेटेड एज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के पावर C, वेयर C इक्वल्स। कह रहा है कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के पावर C है, तो C क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बात करें हम एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो सबसे पहले इसमें P और T का रिलेशन हम लोग निकालना पड़ेगा। तो P V के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट और P V इक्वल टू होता है बच्चों nRT। तो हमको V को हटाना है, तो V इज इक्वल टू लिखेंगे nRT डिवाइडेड बटे P। यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा P, यहाँ पर मिलेगा nRT डिवाइडेड बटे P। इसका पावर क्या हो जाएगा? गामा इजिकल टू C। तो यहाँ पर हो गया P और P के पावर माइनस गामा और T के पावर गामा। सही है कि नहीं? ओके, तो यहाँ पर हो गया C। तो यहाँ पर हो गया बच्चों P 1 माइनस गामा और फिर T के पावर क्या हो गया? गामा इजिकल टू C। को डाउट? P 1 माइनस गामा T के पावर गामा इजिकल टू C। हमको कैसे करना है? ऐसे बनाना है, इस तरह से बना देना है। तो T को हम लेके चलते हैं P 1 माइनस गामा और 1 बटे T के पावर गामा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के पावर माइनस गामा। को डाउट नहीं? अब इसको अब ऐसे लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के पावर माइनस गामा डिवाइडेड बटे 1 बटे रूट समथिंग होगा और डिवाइडेड बटे मतलब ऐसा होगा, ऐसा रूट में आएगा 1 बटे 1 माइनस गामा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के पावर माइनस गामा डिवाइडेड बटे 1 माइनस गामा। और एक है आपको P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के पावर C। तो C इक्वल टू हो गया माइनस गामा डिवाइडेड बटे 1 माइनस गामा। तो C इज इक्वल टू होगा गामा डिवाइडेड बटे गामा माइनस 1। ऐसे अब गामा का जो वैल्यूज होती है वो 5/3 होती है मोनोएटॉमिक। क्या सवाल में पूछा है बच्चों? कि 41 है मोनोएटॉमिक, तो 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक गामा इक्वल टू 5/3। तो C इक्वल टू हो गया 5/3, 5/3 माइनस 1। को डाउट? ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया? C इक्वल टू 5/3 डिवाइडेड बटे यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2/3 कैंसिल। तो C इज इक्वल टू 5/2। यही होगा आंसर। C का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना था, एक कांस्टेंट वैल्यू थी। और इसमें अगर देखा जाए तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 5/2, डी ऑप्शन मिल रहा है, तो डी ऑप्शन इसका होगा। ओके, क्लियर है? काफ़ी अच्छा सवाल था और आसान भी था। एडियाबैटिक प्रोसेस था और इस तरह के दिया था P और T। तो ये हमको मालूम है, इसको हम P और T में कन्वर्ट कर देंगे और थोड़ा सा मैथ को यूज कर वैल्यू पुट किए, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 ग्राफ दिया हुआ है और आपको PV डायग्राम दिया हुआ है। आपको सिर्फ इसमें एरिया कैलकुलेट कर देना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? एरिया। क्वेश्चन है, सॉरी 42 में ग्राफ नहीं दिया है, 42 ग्राफिकल नहीं है। ओके, एन आइडियल गैस A and a real gas B have their volumes increases from V to 2V. Under isothermal conditions, the increase in internal energies। तो सबसे पहली बात ये हुआ कि मान लीजिए कि इधर P है, इधर क्या है? V है ना? इस तरह से कोई एक प्रोसेस है, ऐसे प्रोसेस है, दो प्रोसेस है, A है और B है।
और ये क्या हो रहा है, V से टू भी जा रहा है, ऐसे V से टू ही जा रहा है। सपोज दैट टू भी है और यहाँ पे यहाँ से आ रहा है ये लगभग ये सेम है, V टू भी है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, नाउ A and B are isothermal process, isothermal process। कौन सा प्रोसेस है बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो आएगी जीरो। कोई डाउट नहीं? ओके, तो इसमें ऑप्शन जो है बच्चों वो है बी ऑप्शन होगी। 43 में है आपको ग्राफिकल कंडीशन। अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, स्टेट ए से स्टेट बी along ACB and is brought back to A along BDA as on the figure PV diagram. The net work done during the complete cycle is given by the area. अब यहाँ पे है, ये हो गया आपको P और यहाँ पर क्या हो गया V। अब यहाँ देखिए, ये हो गया B और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों P2। A डैश यहाँ पर है P1 और यहाँ पे है P2। ये जो रास्ता है ये है C और ये जो रास्ता है वो है आपको D। ओके, इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पर A है, यहाँ पर A है। तो ये कह रहा है कि इसमें कुछ ग्राफ है दिया हुआ है, तो हमको आपको मालूम है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी नो दैट एरिया ऑफ PV डायग्राम, एरिया ऑफ PV डायग्राम gives out वर्क डन। तो हमको ये वाली एरिया ऐसे ऐसे ये वाली एरिया कैलकुलेट करनी है, ये वाली एरिया। अब ये वाली एरिया सपोज दैट अगर निकालना हो तो पहले इसकी एरिया निकाल लीजिए, ये वाली एरिया। मैं कह रहा हूँ कि इसकी एरिया निकालना हो तो ये वाली एरिया आप निकाल लीजिए पूरा, ये वाली। फिर उसके बाद ये वाली पूरा एरिया निकालिए और ये वाली एरिया में से ये वाली एरिया घटा दीजिए तो ये मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि वर्क डन बाय द सिस्टम है ना बच्चों, वर्क डन बाय सिस्टम इक्वल टू, वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल टू एरिया ऑफ A C B D A। यही हो गया आंसर। तो आपको ऑप्शन में क्या दिया है बच्चों, ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन में C दिया हुआ है, C इसका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, ये जितने भी क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं और
ये काफ़ी ज़रूरी है आपको जानना। A thermodynamic process is shown in the figure. The pressure and volumes correspond to some points in the figure are. दिया हुआ है, कुछ डेटा आपके पास दिया हुआ है। 44 क्वेश्चन में पी ए इक्वल टू दिया हुआ है 3 × 10⁴ पास्कल और वी ए इक्वल टू आया हुआ है 2 × 10⁻³ और मीटर क्यूब। पी जो बी है, पी बी ये है आपको 8 × 10⁴ पास्कल है और वी जो डी है, वी डी ये आपको है 5 × 10⁻² मीटर क्यूब। और ए बी जो प्रोसेस है, ए बी प्रोसेस, उसमें दिया हुआ है आपको 200 जूल हीट दिया हुआ है। और जो बी सी प्रोसेस है, बी सी, उसमें दिया हुआ है इसमें 600 दिया हुआ है ए बी वाला में, इसमें दिया हुआ है 200 जूल। ये हीट है, क्लियर? हीट का वैल्यू चाहिए। Added to the system, change in internal energy of the system is process AC is, मतलब A से जो C है उसमें आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए। इधर P इधर V है। ये C है, ये A है और ये B है और ये क्या है बच्चों, D है। और इस तरह से प्रोसेस बना हुआ है। ऐसे बना हुआ प्रोसेस, क्लियर? ओके। तो आपको बताना है कि A और C में कितने इंटरनल एनर्जी होगी, यही आपको बताना है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि PV डायग्राम है, तो आप वर्क डन तो निकाल सकते हैं। वर्क डन की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला काम हम लोग कर रहे हैं कि इसमें वर्क डन की बात अगर हम करें तो सबसे पहली बात कि अगर हम ए और बी की बात करें, ए और बी में जो वर्क डन होगा बच्चों वो 0 होगा। होगा या नहीं होगा? वर्क डन 0। ए और बी में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ओके? क्यों? आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो वर्क डन हो गया, वर्क डन हो गया बच्चों इसका और 0 हो गया। तो नो मतलब वर्क डन इसमें नहीं होगा। और जो बी और सी जो है, बी और सी वो है आइसोबारिक। नाउ यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ बी सी इज आइसोबारिक, इज आइसोबारिक। तो क्या होगा यहाँ पर? वर्क डन होगा, W जो होगा वो BC होगा और क्या होगा? P होगा और डेल्टा V होगा। तो आपको देखो भाई PB का वैल्यू आपको दिया हुआ है, PB का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर। तो PB का वैल्यूज है कितना है? 8। तो यहाँ पर लिखिए 8 × 10⁴। कोई प्रॉब्लम? ओके। और इसके वॉल्यूम दिया होंगे, वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। तो VA दिया हुआ है और VD दिया हुआ है। तो VA और VD अच्छा है, VB और VC बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? VD माइनस VA। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 8 × 10⁴ इंटू VD का वैल्यू है ये 5 × 10⁻²। VD का वैल्यू होगा वो 10⁻³ होगा ना। क्वेश्चन नंबर 44,
वी डी 10⁻³ है, ये गलती से यहाँ पर आपको गलती से लिखा गया है 2, 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया 3 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻। तो वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे तो क्या मिलने वाला है, देखिए तो यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 8 इंटू 10⁴ इंटू यहाँ पर मिलेगा 3 इंटू 10⁻⁻3 और ये हो गया आपको WAB, WA और B, WA और B इक्वल टू 2400 इतना जूल हो जाएगा। और डेल्टा जो Q है, सिस्टम का जो टोटल हीट है वो कितना है, एक तो दिया हुआ है आपको 600, बिल्कुल 600, और दूसरा दिया हुआ है 200, ये हो गया 800 जूल। तो डेल्टा जो Q है वो क्या होता है, डेल्टा W प्लस डेल्टा U। ओके, तो डेल्टा जो Q होगा माइनस डेल्टा W इजिकल टू जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा U। तो डेल्टा जो U है, डेल्टा Q 800 माइनस डेल्टा W, डेल्टा W हो गया 240, तो ये हो गया 560 जूल और यही हो गया आंसर। और ये ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है वैल्यूज। कोई डाउट? तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 44 सोल्व किया जो 560 जूल वैल्यूज है। क्वेश्चन नंबर 45, अब हम लोग पहुंच गए हैं हीट इंजन में, जो क्वेश्चन नंबर 45 है। हीट इंजन का सवाल है और फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन होता है हीट इंजन का, कठिन क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे क्या क्वेश्चन है, उसके बाद वर्क करेंगे हम लोग। ओके, हीट इंजन का सवाल। द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज। फ्रीजिंग पॉइंट, पहली बात कि फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलेंगे आप, फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो T1 है वो हो जाएगा आपको 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ 0 + 273 यानी 273 केल्विन, ये हो गया T1। और दूसरा है आपको बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ये है आपको 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो T2 = 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में हो जाएगा, ये केल्विन में जाएगा। तो ये हो गया 373 केल्विन। तो आपको सवाल ये है कि आपको बताना इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज, मतलब परसेंटेज में आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग आपको मालूम है कि इस तरह से सिंबल देते हैं, कहीं कहीं अल्फा भी लिखा रहता है, इस तरह से होता है 1 माइनस T1 डिवाइडेड बटे T2। T2 बड़ा होता है T1 से, चूँकि ये वैल्यूज 1 से कम आना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब ऐसा कंडीशन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 273 डिवाइडेड बटे 173, सॉरी 373। इसको सोल्व करेंगे 373 माइनस 273 डिवाइडेड बटे 373। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बटे 373। अब इसको आप करना है क्या, इसको आपको सोल्व करना है परसेंटेज में। नाउ
परसेंटेज के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना होगा, इसको लिखना होगा 100 डिवाइडेड बाई 373 इंटू 100%। अब इसको आप अगर डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 26.8%। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 26.8%, जो ऑप्शन है ए ऑप्शन है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। 45 हो गया। अब बात करेंगे हम लोग 46। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। The temperature inside the refrigerator is T2 and room temperature T1 degrees Celsius. The amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed ideally will be. Okay. यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक आपको T2 वैल्यू दिया हुआ है, एक वैल्यू आपको T1 दे रखा है। तो टेम्परेचर इनसाइड ये हो गया आपका टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर, इनसाइड रेफ्रिजरेटर, और ये है रूम टेम्परेचर। इसको बोलते हैं हम लोग रूम टेम्परेचर। दूसरी बात, जो हीट होती है, हीट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, टेम्परेचर, ये हम लोग जानते हैं। मतलब कि किसी बॉडी का जितने ज़्यादा हीट होगा ना, उतने ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर होगा। किसी बॉडी का जितने ही ज़्यादा हीट होगा उतने ज़्यादा उसमें टेम्परेचर होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ वैल्यूज है। तो अगर हम लिखें यहाँ पर कि हीट गिवन टू हाई टेम्परेचर, जैसे हीट गिवन टू हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो गया, रूम टेम्परेचर हो गया। हाई टेम्परेचर तो उसके जगह पर हीट Q1 है, यहाँ पर हीट क्या लिखते हैं, Q1, इसके चलते हीट क्या है, Q2 है। तो ये हाई टेम्परेचर हो गया, डिवाइडेड बटे हीट टेकन फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर, हीट टेकन फ्रॉम लोअर टेम्परेचर, इसका नाम दे देते हैं क्या बच्चों, Q2 दे देते हैं, इसका नाम Q2। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर मान लिया T1 है और यहाँ पर है T2, यानी कहने का मतलब है कि ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2 इज इक्वल टू स्मॉल T1 प्लस 273 स्मॉल T2 प्लस 273, ऐसे लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, W इज इक्वल टू लिखते हैं Q2 प्लस Q1, है ना। तो Q2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, W माइनस Q1, यहाँ पुट करेंगे Q1 और W माइनस Q1 इज इक्वल टू T1 प्लस 273 डिवाइडेड बटे T2 प्लस 273। इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको पलट देते हैं। तो इसको W माइनस Q1 डिवाइडेड बटे हम लोग लिखने वाले हैं, ऊपर में था Q1, ओके, और हमको कैलकुलेट करना था यहाँ पर Q1। तो हम इसको सोल्व थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन वगैरह करके, जैसे भी आप करना चाहते हैं इसको पहले सोल्व कर लीजिए। तो T1 प्लस 273 डिवाइडेड बटे T2 प्लस 273। अब इसको थोड़ा सा सही हार दीजिए, इसको सही हारिएगा तो मिलेगा
W माइनस Q1 अब बटे क्या हो गया Q1, यहाँ पर भी हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू T1 प्लस 273 डिवाइडेड बटे T2 प्लस 273। सेम इसी तरह से करना होगा आपको, है कि नहीं? अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा। Q1 था ना, तो एक मिनट, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये कि यहाँ पर जो लिखा जाता है Q2 जो है, यहाँ पर जब आप लिखे हैं ना कि W बराबर Q1 प्लस Q2 है, तो एक्चुअली ये ऐसा है, इसको हटा दीजिए। Q2 इज इक्वल टू जो होता है वो होता है Q1 माइनस W होता है, चूँकि Q1 ज़्यादा होता है यहाँ पर, है ना। Q1 जो है हीट गिवन टू द हाई टेम्परेचर, मतलब इस तरह का होता है, मतलब कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 होता है। ये रेफ्रिजरेटर वाला केस है, हमने लिख दिया था हीट पंप वाला कंडीशन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे Q2 के बदले क्या लिखेंगे Q1 माइनस W, तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 माइनस W, थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप Q1, यहाँ पर लिख दीजिए W, अब सही है माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 होगा माइनस W बटे Q1 हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू T1 प्लस 273 डिवाइडेड बटे T2 प्लस 273। इसको सोल्व करेंगे तो W बटे Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 प्लस 273 डिवाइडेड बटे T2 प्लस 273। इसको सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तब कुछ मिलेगा W बटे Q1 इज इक्वल टू T2 प्लस 273 माइनस T1 माइनस 273 डिवाइडेड बटे T2 प्लस 273। ये कैंसिल हो गया, तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तब को क्या मिलेगा W बटे Q1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बटे T2 प्लस 273। Q1 डिवाइडेड बटे W इज इक्वल टू T2 प्लस 273 डिवाइडेड बटे T2 माइनस T1। Q1 इज इक्वल टू W T2 प्लस 273 डिवाइडेड बटे T2 माइनस T1, और W बराबर कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे इनटू T2 प्लस 273 डिवाइडेड बटे T2 माइनस T1। क्लियर? कोई डाउट? तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपको, ऑप्शन क्या हो गया बच्चों इसमें, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन जो है वो है आपको बी 46। अब क्वेश्चन नंबर है 47। A refrigerator works between 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि एक जो टेम्परेचर है आपको T1 इज इक्वल टू 4 प्लस 273 है ना, तो ये हो गया 277 केल्विन। उसी तरह से T2 है बच्चों, T2 इज इक्वल टू जो है
वो है 30 + 273, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 10 और ये हो गया 3 केल्विन। तो T2 = आ गया 303 केल्विन। रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी ऑफ द हीट एवरी सेकेंड, मतलब कि यहाँ पर हो गया Q2 = 600 कैलोरी एवरी सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड। ओके, तो हमको निकालना है द पावर रिक्वायर्ड, कितना मैंने पावर रिक्वायर्ड आपको कितना होगी। यहाँ पर एक कैल का वैल्यू दिया हुआ है, एक कैल का वैल्यू दिया हुआ है आपको 4.2 जूल। तो आपको रेफ्रिजरेटर वाला एक फार्मूला याद होगा, टेम्परेचर से रिलेटेड, है ना, टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड आप एक फार्मूला पढ़े होंगे रेफ्रिजरेटर में, जो इस तरह का होगा कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से आप उसको पढ़े होंगे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कई जगह ईटा, कई जगह अल्फा, कई जगह बीटा अपना दिया जाता है, तो आप अल्फा ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा = T2 / T1 - T2। याद रखें T1 बड़ा है, यहाँ पर T1 को हम लोग टेम्परेचर जो है बड़ा कंसिडर किए हैं। आप देख सकते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का हमने फार्मूला लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो T1 होता है ना, वो एक्चुअली बड़ा होता है। तो आप ऐसा करिए, इसको T2 कर दीजिए, इसको T2 कर दीजिए, है ना, इसको T1 कर दीजिए। T1 ग्रेटर है T2 से, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। निकालिए, अल्फा = आएगा आपको T2 का मतलब है यहाँ पर 277 डिवाइडेड बटे T1 303 माइनस 2 कहाँ गया, 277। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 277 डिवाइडेड बटे 307, 26 हो जाएगा। चूँकि इसमें आप 30 जोड़े हैं ना, फिर 4 घटा दीजिए, 26 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर इसको हमने माना है फर्स्ट, क्लियर। और एक फार्मूला और है इसमें कि अल्फा = होता है Q2 / W। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, Q2 डिवाइडेड बटे W = 277 डिवाइडेड बटे 26। तो हमको W अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर W = कैलकुलेट करेंगे तो Q2 × 26 डिवाइडेड बटे 277। तो W = जो होगा, W = 26 और Q2 का जो वैल्यूज है यहाँ पर आएगा, Q2 का वैल्यू कितना लिखे हो, तो 600 कैलोरी पर सेकेंड। तो उसी के टर्म में आएगा, पर सेकेंड है, पर सेकेंड 26/277, यानी W = इसको सोल्व करेंगे तो 6 है ऊपर, तो कैंसिल होगा और इसमें हो गया पर सेकेंड। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वाट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी में हम लोग कैलोरी है ना, तो इसमें लिखते थे 600 × 4.2 जूल पर सेकेंड, मैंने वाट हो जाएगा, इंटू 26 डिवाइडेड बटे 277, मतलब कि W = जो आएगा आपको 600 4.2 इंटू 26 डिवाइडेड बटे 277 वाट में आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 600 है, तो आएगा 236.5 वाट। ये हो गया आंसर। ये वाट है बच्चों,
ये वाट है, दूसरे आंसर पर सेकेंड है तो इसीलिए ऐसा लिखा गया है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 47। अब बात करते हैं क्या 48। ये जितने भी क्वेश्चन अभी आएंगे वो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, जिसको अक्सर आप बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के नाम से भी आप जानते हैं। तो अब आ रहा है क्या 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। इफ द टेम्परेचर इनसाइड फ्रीजर, है ना, टेम्परेचर इनसाइड फ्रीजर माने अंदर के लोअर टेम्परेचर है, इसको आप लिख सकते हैं लोअर वैल्यू है, और ये कितना है -20 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इज, तो आपको निकालना है, काफ़ी आसान है ये, एक लाइन का है ये सवाल, है ना। जस्ट फार्मूला पुट करिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो फार्मूला अल्फा इक्वल टू, हम लोग क्या पुट कर देते हैं बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बटे T1 माइनस T2। क्लियर है। तो T2 इज इक्वल टू, हम लोग जो लिखते हैं T2 इज इक्वल टू ये है, T1 इज इक्वल टू तो हमको निकालना है, ये वाट रहेगा, और T2 इज इक्वल टू है -20 प्लस 2 7 और 3। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपको 53। ये जो टेम्परेचर मिलेगा वो कितना मिलेगा 253। अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चों 5 इज इक्वल टू 253 माइनस T1 माइनस 253। तो इसको लिखेंगे क्या T1 माइनस 253 इज इक्वल टू 253 डिवाइडेड बटे 5। T1 इज इक्वल टू 253 प्लस 253 डिवाइडेड बटे 5। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 253 इंटू 6 डिवाइडेड बटे 5। ये समझ में आया आपको, मतलब कि 253 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1/5। इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। तो लगभग ये थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आएगा, अगर देखा जाए इसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आएगा। ओके, मतलब आएगा 303.6 केल्विन, 0.6 केल्विन में आएगा। अब इसी को डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 303.6 माइनस 273, तो 28 30 के आसपास है, 30 है ना। तो ये आएगा 30.6 हो जाना चाहिए ना, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, हाँ 30.6 डिग्री सेल्सियस। इसको लिख सकते हैं 31 डिग्री सेल्सियस, और ये हो गया आंसर। और ऑप्शन में जो दिया हुआ है बच्चों वो है आपको सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। अब बात करते हैं क्या 49। तो 49 और 50 दोनों है थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, 49 यहीं पर सोल्व कर सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ए से बी गया तो बी से ए आएगा विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, मतलब कि कंडक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर करते हैं, तो ये कहता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो कंडक्शन में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो हाई से लो होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलता है ना, तो फिर वापस तो आएगा नहीं, बिल्कुल गलत है। ट्रांसफर ऑफ हीट रेडिएशन बिल्कुल गलत है। सन से एनर्जी जो अर्थ पे आएगी वो फिर अर्थ से सन पे तो जाएगी नहीं,
गलत हो गया। सी में है आइसोथर्मल कंप्रेशन। हाँ, आइसोथर्मल कंप्रेशन में होता है, जहाँ पर वो आएगा ऐसा आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, किसी बॉडी को पुश कर दीजिएगा, पुश करके छोड़िएगा तो फिर कहाँ जाएगा, वहीं पर आ जाएगा, यानी सी होगा। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस में आएगा आपको आइसोथर्मल, क्या आएगा बच्चों, आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्लियर, आइसोथर्मल कंप्रेशन आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। A Carnot engine having an efficiency of 1/10 as a heat engine is used in refrigerator. The work done by the system 10 joule. The amount of energy absorbed from the reservoir at a lower temperature is. दो बार पूछा है ये क्वेश्चन, 2017 और 2015। सबसे पहली बात कि वर्क डन जो है वो दिया हुआ है आपको 10 जूल, पहला बार। दूसरा दिया हुआ है कार्नोट इंजन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू दिया हुआ बच्चों 1/10। अक्सर ये 1 से छोटा होता है, तो 1/10 अक्सर आपको क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो इसमें हीट इंजन का जो फॉर्मूला है उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो हीट इंजन का जो है रिलेशन एक होता है कि बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बटे ओके ईटा, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू दे रखा है, ईटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/10 और डब्ल्यू इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले बीटा निकाल लीजिए, आसान से रहेगा बीटा। तो 1 माइनस 1/10 डिवाइडेड बटे 1/10, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/10 है ना, 1/10 ये कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू होगा बच्चों 9, बीटा इज इक्वल टू आया 9। अब आपको पता है कि बीटा इज इक्वल टू जो होता है फार्मूला, आपको बीटा बराबर पता है Q2 डिवाइडेड बटे W होता है, Q2 डिवाइडेड बटे W। अब Q2 को आप क्या बोलते हैं, Q2 जो है अमाउंट ऑफ हीट है ना, अमाउंट ऑफ हीट क्या निकालना था आपको, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, यही निकालना है, यही है आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कि निकालना है। तो आपको Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इंटू डब्ल्यू है ना। तो ये हो गया Q2, बीटा का वैल्यू कितना लाए हैं आप 9 और डब्ल्यू कितना है 10, तो ये हो गया 90 जूल, ये हो गया आंसर। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन है ए ऑप्शन है। तो आज हम लोग 50 तक सोल्व किए हैं। अब इसके बाद कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। इधर इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम था, डिवाइस ख़राब हो गई थी, इसलिए लगातार वीडियो नहीं गया, अब लगातार वीडियो अपलोड होगा। ओके।